तुम्हारी शिकायत फिर से आई है, क्यों ऐसा काम करते हो कि बार बार लोग मेरे पास आते हैं, और वो भी इन दिनों जब मेरी खुद आई है। अगर उसे पता चला कि अभी तक ये रस्म रिवाज इस इलाके में कायम है तो तुम्हारी सर कटवा देंगी। सलीम उनके सामने सर झुकाए खड़ा था और आगाज जान मर्दान के बजाय उसे मैदान में बुलवाया था कि वहाँ उसका मामला हल किया जाए। माफ़ कर दीजिए, मुझे आगा जान पर वो लड़की है ये बदतमीज़ और बद ज़बान के मैं खुद पर एहतियार नहीं रखता। मैंने कहा था माँ से कि मेरी दूसरी शादी करवा दे, फिर ये नौबत नहीं आएगी, मगर वो मानती ही नहीं है। वो धीमे लहजे में अपनी शराफत साबित करने में जितना मासूम बन सकता था वो बना था। तो शादी के लिए माँ से क्यों इजाज़त मांगता है? तेरा हक है, तू काले बेकार में खुद को हल्कान किया हुआ है। वो शिकार के गहरी कश लेते टांग पे टांग जमाए, फिर वो हंगामा करेगी और हानम जी के पास चली जाएगी। और आपको तो पता है ना। एक काम करो, अपनी बीवी को मेरे मुजफ्फराबाद वाले फार्म हाउस ले जाओ, वहाँ उसामा रहता है, उसका भी ज़रा ख्याल रखना, मुझे उसकी फ़िक्र रहती है। और अपनी इस बीवी पे को कल पे आए का लेना, क्योंकि वो आप गांव के लोगों के मिसाल कल से सुनेंगे। अगर तुम्हारी खबर होगी तो खैर नहीं, इसलिए इधर जो भी आए करना मेरी तरफ से इजाज़त है। तुमने हमारी बहुत से काम किए। वो मुस्कुरा कर स्कार को ट्रे में रखते हुए बोली। सलीम बेचैनी से देखता रहा, फिर बलाहर मुस्कुरा बड़ा। वो उसके खिलाफ क्यों होते भला? उसने उनके इतने काम जो किए थे। आपको बहुत मशकूर है, मैं अभी ही निकलने की तैयारी करता हूँ। जाओ, मगर रुको एक सेकंड। वो उसे जाने का कहने लगे, जब एक सेकंड उनके दिमाग में कुछ आए तो उसे रुकना पड़ा। जी, ज़रा उसामा पर नज़र रखना और मुझे उसकी एक एक खबर देना, समझ गए? अब उनकी निगाहें सख्त हो गई कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतनी। आपका हुक्म सर। आंखों पर वो सर को हम देता हुआ मुड़ गया। उनकी पुरशोक नज़रें अब सलाहुद्दीन के घोड़े की तरफ थी। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था। सुबह सबा आंख खोल। सबा, तुम्हें हुआ क्या है? वो उसके यकदम होते पीले चेहरे पे वहशत ज़्यादा हो गया। अच्छी खासी खुशबाश थी। उसने जल्दी से सबा को उठाया और सोफे की तरफ लेकर गया और उसके पड़ते ठंडे हाथ को जल्दी से रगड़ने लगा। सबा, गुलशेर गुलशेर। वो पागलों की तरह आवाज़ें देने लगा। उसके सामने वो मंजर घूम गया था जहाँ उसकी अम्मी भी ऐसी हाल में थी और वो पागलों की तरह उनके बेजान होते वजूद के साथ लिपटा पागलों की तरह रो रहा था। अम्मी, मुझे छोड़ कर ना जाएं। अम्मी, मैं अकेला हो जाऊंगा। मेरा तो कोई दोस्त नहीं, कोई मेरा अपना नहीं। अम्मी प्लीज़। अभी भी अचानक उसकी आंखों में नमी आ गई। सबा, आई एम सॉरी, प्लीज़ सॉरी। वो जैसे उसकी खूबसूरत मासूम से मटकाने वाली आंखें देखना चाहता था। देखो, बहुत गंदा मजाक है। लाला, बीबी को क्या हुआ है? वो भी परेशानी से पानी का गिलास उठाकर लाया और वो पानी के छींटे मार के उसे होश में लाने लगा, मगर वो होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने तो जैसे ठान ली थी कि वो उसामा के ख्वाहिश पूरी करे। और उसामा को खुद से इस वक्त नफरत महसूस हो रही थी। दिल करना था खुद के टुकड़े टुकड़े कर दे। वो फिर उससे रहा ना गया तो तेज़ी से उठकर गाड़ी निकालने को कहा और फिर पूरे 10 मिनट की रैश ड्राइव करता वो प्राइवेट क्लिनिक ले गया। आप उनके क्या लगते हैं? डॉक्टर नूर सबा का चेकअप करने के बाद उससे ड्रिप लगाने का कहकर सामा की तरफ मुड़ी और इन्हें अपने ऑफिस में साथ ले गई। और जब उन्होंने उससे यह सवाल पूछा तो सामा को समझ में ना आया कि वो क्या जवाब दे। आहर कह दिया। बहन तो वो कह नहीं सकता था। और बीवी वो भी बेहद मुश्किल था। मेरी कज़न है। यही एक मुनासिब रिश्ता था जिसे वो बिना बता सकता था इस बच्ची की के पेरेंट्स। वो अब अबरोज करते हुए बोले, डॉक्टर को ये रिश्ता मुनासिब नहीं लगा था। हयात नहीं मेरे पास रहती है। और कौन कौन है घर में? डॉक्टर की मज़ीद तफसील से पूछने व सामा की बेचैनी चिर में बदलने लगी। डॉक्टर, क्या बता सकती हैं कि नूर सबा को क्या हुआ? आप कैसी है? अपने लहजे में नागवारी को छुपा नहीं सका था। पहले तो मैंने सोचा इतनी छोटी सी बच्ची को कैसे स्ट्रेस हो सकता है, मगर जब आपने बताया कि इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो मुझे समझ आ गई। दूसरा, आपने इन्हें नाश्ता नहीं करवाया। अगर आप इसके गार्डियन हैं तो आपको इनकी ज़िम्मेदारी तो भरपूर उठानी चाहिए। इतनी सी बच्ची के लिए टेंशन को तो अच्छी बात नहीं है। मिस्टर खान, नूर सबा हेड अटैक। और उसामा का मुंह खुल गया। उसके बेरहम जुमलों ने उसके नन्हे से दिल का क्या हाल कर दिया था। उसका शर्मिंदगी से सर झुक गया। उसके और उसके बाप में क्या फ़र्क रह गया था? अभी तो मैंने ड्रिप लगा दी है। उसका बीपी और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में लाना था। आपको उसके खाने पर भरपूर तवज्जो देनी होगी और कोशिश कीजिए उसे किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो। अगर आप जिम्मेदारी उसकी निभा सकते हैं तो उसे किसी काबिल भरोसा
इसी को किसी रिश्तेदार के हवाले करें, ऐसे भी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। वो उसे हदायत देने लगी और उसामा फ़िलहाल सबा के पास जाना चाहता था। मैं क्या इससे मिल सकता हूँ? मिल क्या सकते हैं, आप इन्हें थोड़ी देर में लेकर जा सकते हैं और मैं भी देख आऊँ अब वो कैसी हैं। वो उठकर अब उसके पास आए थे। उसामा को सबा को होश में देखकर एकदम जैसे जी उठा था। वो अब नर्स से कुछ बात कर रही थी। ये सुई मेरे अंदर कैसे गई, इसे निकालते वक्त दर्द तो नहीं होगा? नूर सबा के सवाल पर उसामा और डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अभी अभी उस कंडीशन खराब थी और अब कैसे मज़े मज़े के सवाल पूछ रही थी। लेटिए लेटिए। नूर सबा कैसी फील कर रही हैं? वैसे जैसे नाम है वैसी ही प्यारी सी हो। डॉक्टर उसके पास आई तो नूर मुड़ कर इन देखने लगी तो डॉक्टर को देखने लगी, फिर अचानक उसके साथ चिकी को देखने लगी जो उसको देखा मुस्कुराया था। सबा ने घूरा, ये चिकी यहाँ क्या कर है? खुश हो जाओ, नहीं मरी मैं। वो समझी जैसे चिकी उसके मरने का मुंतज़र था और अब उसके बचने पर नाकाम हो गया। मगर अगर नूर को सामा के दिल का हाल जानती तो वो हैरत से गोता जान होती। टाम और जारी बेशक एक दूसरे से भरपूर लड़ते, मगर जब किसी एक में से किसी को कुछ होता था तो वो दर्द से तड़प जाते थे। ये हाल उन दोनों का था। अरे तुम अपने कज़न को चिकी कहती हो क्यों? तुम्हारा कज़न तुम्हें तंग करता है? डॉक्टर हैरत से सबा को और फिर सामा को देखते हुए बोली, कज़न? ये मेरा कज़न तो नहीं है। सबा के फराटे बड़ी ज़बान पर फिर सामा अपनी गोली को रोक नहीं पाया। वे लड़की बीमारी में भी बाज नहीं आएगी, इसलिए वो इसे चुप करने का इशारा करने लगा। क्या मत उन्होंने खुद बताया। डॉक्टर पहले हैरत से फिर अजीब नज़र से सामा को देखने लगी। उसामा गड़बड़ा गया। अब तो वो पुलिस के हवाले। ये तो बस चिकी है जो मुझे तंग करता है। बिलाखिर नूर के जवाब पे उसामा पुरस्कून हो गया। वो वाकई बहुत बड़े दिल वाली और बहादुर लड़की थी। वो उसके दिल में पहली बार किसी की भरपूर सच्चाई से तारीफ कर रहा था। डॉक्टर ने हंसकर उसे अपना ख्याल रखने को कहा और फिर नर्स से नीडल निकलवाने को कहा। दर्द नहीं होगा, घबराओ नहीं। वो जब उसके हाथ की तरफ बढ़ी थी कि सबा ने तेज़ी से हाथ पीछे किया, मगर सुई की चुभन से उसके लबों से सिसकी निकली। आराम से। वो तेज़ी से कहने लगा। सबा ने उसे देखा। वो बहुत मुतमिन लग रहा था। कहाँ वो उसके बेहोश होने से पहले इतने गुस्से से पागल हो रहा था। अब बनो अरशद भाई का जिक्र, वरना ये तो चाहता था मैं मर जाऊँ। दिल ही दिल में वो कहती। वो अब नर्स की तरफ मुड़ी जो अब बड़ी एहतियात से टेप निकाल कर अब उसको देखने लगी। आप उनसे बातें करें, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। वो हिम्मत करके सर हिलाने लगी। वो सामा के सामने कोई कमज़ोर बच्ची नहीं साबित होना चाहती थी, इसलिए लब सख्ती से दबाए सुई निकलने के लिए तैयार थी। उसने दूसरे हाथ से सख्ती से शीट को थामा हुआ था। उसामा उसकी कैफियत समझ रहा था। उसने अपना हाथ उसके हाथ में रखा। वो मुड़ी। पता नहीं क्या था उसकी नज़रें जिसकी सामा ताब नहीं ला सका था। उसका हाथ छोड़कर मुड़कर बाहर चला गया और वो हैरत से उसे जाता हुआ देखने लगी। उससे क्या हुआ? वहाँ क्यों बेच रहे हैं? वो तुझे और मैं अकेली जान क्या करूँगी? मुझे भी साथ लेकर चल। जब वो अम्मा का मुजफ्फराबाद जाने की खबर देकर गज़ल को चाय का हुक्म देता अपनी जूती उतारने लगा था, मम्मा हैरत से बोली, तुझे मैं कैसे लेकर जा सकता हूँ? आगा जी ने बस 2 बंदों को जाने का कहा है। अब मेरा काम वहाँ पर होगा। उनके इस घर की देखभाल करूँगा। मगर वो तो समीना का लड़का नहीं संभाल रहा। गुलशेद तो क्या एक बंदे पर छोड़ दे? वो महल जैसा घर, उस पर भी नज़र नहीं रखने। आजकल लोग किराए पे रख देते हैं, इसलिए बेच रहे हैं मुझे। और तो सवाल बहुत करती है। आराम से रह इधर, और तू भी तो काम करती है, ऐसे कैसे ले जाऊँ? वो आप पलंग पर लेट गया था। तू गज़ल को मेरे पास छोड़ दे। सलीम के चेहरे पे शिकन आ गई। क्यों छोड़ दूँ उसे? मेरे पास क्या 5-6 बीवियाँ हैं जो उसे तेरे पास छोड़ दूँ? दूसरे करने नहीं देती और एक जो है उसे भी अपने पास रखना चाहती है। वो बिगड़ गया था। गज़ल जल्दी से चाय बनाकर लाई थी। जल्दी और डर के बनाने के बायस उसका हाथ जल गया था। सलीम ने एक नज़र देखा, फिर नज़र हटाकर चाय उठाने लगा। तैयारी पकड़, तुझे साथ लेकर जा रहा हूँ। वो जाके घूंट पीते हुए बोला। गज़ल बोली नहीं, मगर सवालिया नज़र से अम्मा की तरफ देखा। सलीम ने सर हिलाया। इधर क्या देख रही है? मुजफ्फराबाद जा रहे हैं हम, अम्मा इधर ही रहेगी। और ये बात गज़ल के लिए किसी के अम्मा से काम नहीं थी। एक ही तो सहारा थी उसकी सास, जो उसके साथ सगी माँ जैसा बर्ताव करती थी। अब उनसे भी दूर हो जाएगी तो वो कैसे सह पाएगी? उसने नमकीन पानियों से बड़ी आंखों को माँ की तरफ देखा। चल पैर दबा, मेरे सुबह से काम कर आया हूँ और कपड़े तैयार हैं मेरे। वो घूंट पीते हुए तेज़ी से कहने लगा। माँ ने उसे इशारा किया कि कहीं अभी पीटने न लग जाए। वो कांपते हुए हाथों से खड़े होकर उसके पैर दबाने लगी। हाथों में क्या जान नहीं है? और कुछ पूछा है तो उससे कपड़े तैयार हैं, जवाब दिया कर मेरी बात का। वो सख्ती से बोला था। जी जी।
जी कि बच्ची चल जा, कपड़े वाशरूम में लटका कर मैं आ रहा हूँ। वो नफरत से कहता कप पटक कर रख चुका था और अम्मा उसे देखने लगी। तू मत लेकर जा सलीम उसे, फिक्र न कर, तू अम्मा कत्ल नहीं करूँगा इसका, तो बस अपने काम से काम रख। वो अम्मा की बात काटते हुए उठ गया कि आज उसका मूड ठीक था और वह अम्मा से बहस लगाकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो 1 घंटे बाद डिस्चार्ज होकर अब गाड़ी में बैठने लगी और जब दरवाज़ा बंद किया तो उसामा कार स्टार्ट कर चुका था। कुछ देर तो खामोशी चाहिए, शायद ही उसामा को समझ नहीं आया बात का आगाज़ कहाँ से करे। वो उसे अपने की माफ़ी मांगना चाहता था, जो हुआ था बेहद गलत था। उसामा वो सोच में डूबा हुआ था जब उसकी आवाज़ पर चौंका। मेरे कपड़ों में अजीब सी स्मेल आ रही है, क्या मुझे नए कपड़े मिल सकते हैं मेरा? बेशक, इसकी जगह फ़ोन ले लो, अब किसी ने कॉल करनी है मुझे। अब किसने कॉल करनी है मुझे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं, तो तुम उसकी जगह ले लो। और उसामा उसकी मासूम से कहने पर पिघल गया। यह लड़की वाकई जादूगरनी थी जो उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सी रोशनी बिखेर रही थी। वो उससे कुछ कहने लगा था पर मुंह से कुछ कह ना पाया था। शायद अपनी ज़बान से डरता था कि उससे कुछ गलत ना निकल जाए, उसकी कोई भी बात सबा को तकलीफ़ ना पहुंचाए। वो अब खामोशी से मुंह मोड़कर जहन में कोई दुकान सोचने लगा जहाँ से सबा के कपड़े मिल सके। फिर एक जगह याद पड़ते ही वो उस तरफ कार की राह इस तरफ ले गया, मगर सबा की तबीयत को सोचकर उसने अचानक घर की राह ले ली। वो गुलशेर से कपड़े मंगवा लेगा। सबा के एक तो उसके जवाब न देने पर इनकार ही समझ लिया, इसलिए मज़ीद जिद नहीं की। अगर नहीं लेकर देता तो ठीक है, वो कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेगी। वैसे भी यूट्यूब जिंदाबाद। वो खुद को मुतमईन कर दी, अब शीशे की तरफ देखने लगी, जबकि उसामा अब उसके उदास रंग उसके चेहरे पर देख रहा था, जो कम से कम सबा की शख्सियत का हासा ना थी। वाकई में दिन आप मुझे सुबह सुबह एयरपोर्ट ले आए, उसकी कोई ख़ास वजह? वह अब एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो रहे थे जब सिमरन उसे तंग होकर देखने लगी। उसे तो कोई उसकी बहन की परवाह नहीं थी, बस अपने इन्वायरमेंट पर पड़ी हुई थी। जबकि अगले के अंदर इस कदर तनाव बढ़ा हुआ था कि अगर सिमरन को पता चलता तो वो दंग रह जाती। कि दिन इतना परेशान, वो खुद को भी रिलैक्स करना चाहता था और सिमरन को भी, तब भी सोचने समझने की सहायता रख सकेगा। एयरपोर्ट कितनी ज़्यादा जुड़ी है हमारी, वहाँ से हमारी पहली मुलाकात ही एयरपोर्ट पे हुई और हमारी आखिरी मुलाकात भी एयरपोर्ट में हुआ था। मुझे तो मोहब्बत हो गया एयरपोर्ट से। जब से मुझे मौसम मिली है। वो उसकी तरह मुस्कुरा कर देखते हुए बोला और सिमरन परेशानी के बावजूद भी होले से मुस्कुरा पड़ी। शर्मिंदगी से सर झुक गया। कितनी बदतमीज़ी की थी उस शख्स से, जबकि उसका क्या कसूर था? वो अपनी बहन की मोहब्बत में इतनी पागल हो गई थी कि अपने मिजाजी खुदा का एहतराम ना कर सकी, बल्कि उसे बदतमीज़ी से पेश आई थी। और दीन ने सवाए अपनी माँ के अल्फाज के अलावा उसे कुछ नहीं कहा था। आखिर इतना कोई अच्छा कैसे हो सकता है? वो कार पार के अब उसे उतरने का बोला और जब उतरा तो उसके सांस चलने लगा कि अचानक प्लेन उनके ऊपर से गुजरा था। दीन ने ऊपर देखा, जबकि सिमरन के अंदर बेजारी फैली हुई थी। ऊपर देखो मौसम। वो उसका हाथ पकड़कर सोच से निकालना चाहता था। उसको देखा क्या करना है? सिमरन बेदिली से बोली, ओ कामान खुद ही बताया था तुमने, तुम्हारा घर एयरपोर्ट के पास है और जब तुम्हें प्लेन की आवाज़ आती तो बस मैडम छत पे भागती थी। बड़े से प्लेन को अपने ऊपर गुजरते हुए देख वो अब क्यों टेंशन लेती हो? बार बार नूरी को सोचना बंद करो, इसको अल्लाह के हवाले किया हुआ है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, उसे चुलवाओ। वो खामोश थी तो सलाहुद्दीन बिलाहर गहरा सांस लेता हुआ उसको एयरपोर्ट के अंदर लेकर जाने लगा, तो साथ में अपने दोस्त को कॉल करने लगा जो एयरलाइन कंपनी का मालिक है। बीबी के आपका कपड़े आ गया है। वो बालकनी के थोड़े से फासले पर बैठी बारिश के गिरते हुए बूंदों को ज़मीन में जज्ब होता हुआ देख रही थी। वो आज पूरा दिन बिल्कुल एक बेजान गुड़िया की तरह एक ही जाविये में खामोश बैठी हुई थी। ना घर आकर उसने किसी से बात की, तो ना ही अपना आईपैड इस्तेमाल किया, ना ही टीवी देखने का दिल किया। दिल में एक अजीब सी बेजारी आ गई थी। वो जैसे ही बादल गरजे थे वो उड़कर सीधा बालकनी में मौजूद सेक्टर पे आ बैठी। फिर थोड़ी ही देर बाद गुलशेर की आवाज़ पर वो मुड़ी। ये कौन लाया है? वह अब हैरत से बड़े बड़े शापर बैग उसके हाथों में देखकर तेज़ी से बोली, ये सामान लाला लाया है, आपके पास कपड़े नहीं थे तो उनको ख्याल आया। वैसे बीबी आपका तबीयत तो ठीक है, हम सूप लाए। नहीं, इधर दिखाओ। वैसे गुलशेर कहीं कोई पुलिस तो नहीं आई थी घर में? इस चिकी की इतनी मेहरबानी पर वह हैरान क्यों ना होती? कहाँ वो इस हार खाता था और अब बीबी कैसा बात करता है, पुलिस क्यों आएगा? तो ये तुम्हारे सामान लाला क्यों इतने अच्छे बन रहे हैं? कहीं अरशदबाज वाली धमकी काम तो नहीं करेगी? वो शरारत से मुस्कुराई थी। चलो साहिबा, इस चीज़ का क्यों नहीं फ़ायदा उठाया जाए? एक तो बीमारी, दूसरा पुलिस का डर, दोनों सामा को कंट्रोल में लाया जा सकता है।
सबा बस थोड़ी देर के लिए बेजारी के मूड होता था, फिर उसका कोई ना कोई शरारत सी सूझती थी। एक शरीर से मुस्कान से वो बैग से अपने कपड़े निकालने लगी। मज़ीद पैंट शर्ट की बजाय शलवार कमीज़ों के ढेर देखकर उसका मुंह खुल गया। ये क्या लाए हैं तुम्हारे लाला जी? मैं ये पहनूंगी। बीबी कलर भी तो इतना अच्छा है, कितने खूबसूरत है। हम भी जब शादी करेगा तो अपनी बीवी के लिए भी ऐसा सूट लाएगा। वो सताइशी नज़रों से रंग बिरंगे खूबसूरत कीमती जोड़े देखने लगा। जो तुम भी बच्ची से शादी क्या तुम भी बच्ची से शादी करेगा? नूर भी उसके अंदाज में बोली तो वो चुका गया। तौबा करे बीबी खानम जी को, अगर पता चला तो वो मेरी गर्दन उड़ा देगी। मैं तो खुद हैरान हूँ जब मुझे पता चला कि आप उसामा लाला का बीवी है और वो भी आगा जी के हुक्म से हुआ है ये शादी। वैसे क्या ये बात खानम को पता है? वो अपने सवाल का जवाब नूर से पूछ रहा था। ये खानम कौन है? वो शलवार कमीज़ को देखा मुंह बन गया। एक भी जीन्स शर्ट नहीं थी और अब वो गुलशेर से खानम का पूछ रही थी। आपको खानम का नहीं पता? नहीं, कौन है वो? अब बिस्तर पर बैठ चुकी थी। वो आगा जी का बहन और आप कह सकते हैं दूसरा अस्मा जहांगीर है। बहुत स्ट्रांग लेडी है। अब वो कौन है? क्या वो लोगों को मारती है जो स्ट्रांग है? अरे नहीं, अकेली आवाज़ उठाती हैं। सही गलत में फ़र्क जानती है। और नाइंसाफ़ी उनकी वो क्या कहते हैं डिक्शनरी में नहीं है। इट्स डिक्शनरी। वो मुस्कुराई। हाँ वही। अच्छा पर वो है कौन? उसामा लाला का बड़ी जान दीन लाला और अरबाज का मादे बुजुर्ग साहब का खानम आगा जान का हूर रिदा खानम। वाह नाइस। अच्छा तुम जाओ। वैसे एक बात बताओ, मेरी आपकी की शादी सलाहुद्दीन से हुई थी, वो है कौन? एकदम जैसे उसे ख्याल आया था। आप दीन लाला को पूछ रहे हैं, पर आपका आपी का शादी दीन लाला से कब हुआ है? दीन लाला का शादी भी हो गया। मुझे अब तक किसी ने क्यों नहीं बताया? मैं अभी उसामा लाला से पूछ कर आता है। अरे मुझे उनकी तस्वीर तो दिखा दो। हाँ आप रुको। वो गया और फिर 2 मिनट बाद वापस आया और उसे पकड़ा कर फिर ये जा और वो जा। नून ने तस्वीर में मौजूद शख्स को सफ़ेद घोड़े पर बैठा देखा जो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। वो इस वक्त सफ़ेद पोलो शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स समेत अपने तमाम तर दिलकश समेत पूरी तस्वीर में छाया हुआ था, बल्कि उसके आपी का आइडियल। टॉल हैंडसम एंड मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स। नूर ने गौर करने पे देखा उसकी आंखें भरी थी, बिल्कुल एमरल्ड स्टोन की मानो, जो मुकाबले को अपनी आंखों से चित्का देने की सलाहियत रखता था। उसामा का भाई तो उसामा से ज़्यादा हैंडसम नहीं, बल्कि चिक्की, और उनका क्या मुकाबला। बाकी हाय स्वीट, बस आपी को डांटते ना हो और मारी भी ना। ही आपी को हाथ भी कौन लगा सकता है? आपी उसके हाथ तोड़ देंगी यार। ये तो हॉर्स राइडिंग भी हैं। वाह। मैं अपनी दोस्तों को। वो जैसे कहते चुप हो गई, तो अचानक से जैसे अपनी जगह और अपने घर वालों की ज़्यादती याद आ गई थी। उदासी से उनकी तस्वीर देखने लगी, फिर साइड पर रखकर कपड़ों को देखने लगी। अब तो कोई चारा नहीं था, इसलिए पिंक लंबी से शिफॉन की घेरादार वाली फ्राक उठाई, वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वो बस से उतर कर वह हाथ आगे बढ़ा रहा था। सिमरन ने पकड़ लिया और नीचे उतरी उससे छोटे से एयरपोर्ट प्लेन की तरफ ले गया, जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा छोटा था। दीन सामने एयरपोर्ट्स उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। सामने एयर होस्टेस उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। गुड मॉर्निंग कैप्टन सलाहुद्दीन। वो एक पेशावर मुस्कुराहट सजाते हुए बोली। गुड मॉर्निंग फातिमा, सब कुछ तैयार है? यस सर। वो अब सीढ़ियों में चलने लगा। सलाहुद्दीन ने सिमरन का हाथ पकड़ा हुआ था। हम कहाँ जा रहे हैं? आप तो कह रहे थे हम वॉक के लिए जाएंगे। अब वो मुड़कर मुस्कुराया, फिर बोला, तुम उससे हवा में चलना कह सकती हो, पर मैं उड़ना चुनूँगा। अब अंदर आगे मज़ीद 2 एयर होस्टेस आ गई और उनका इस्तकबाल करने लगी। ये आज हो क्या रहा है? वो बड़बड़ाई थी। दिस वे सर। एयर होस्टेस के पीछे वो दोनों चलने लगे और वो इस यूनिक प्लेन को देखने लगी। वो चलते हुए सीधा कॉकपिट के दरवाजे की तरफ ले आई, जिसका वो कोड दबा रही थी और वो अब खुल चुका था। हेयर यू गो। थैंक यू। आओ मौसम। उसे साथ लेकर चलता पायलट की सीट की तरफ ले आए और उससे बैठने को कहा। हम कहाँ जा रहे हैं देन? ओहो, टेंशन किस बात की है लड़की? आ जाएंगे वापस। तुम इस मोमेंट को एंजॉय क्यों नहीं करती? वो अब जला गया था। वो अब बैठ गई थी तो वो उसकी सीट बेल्ट पाने लगा और फिर उसके माथे पर लब रखता हुआ वो अब अपनी सीट की तरफ गया।